गुड मॉर्निंग आप सभी को, सबकी राधे राधे। तो बताइए कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि चीजें जो है, कंसेप्ट जो है अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। और आज का क्लास जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का जो है पहला जो टर्म बता रही है गुणनखंड, ये बता रही है गुणनखंड क्या होता है। तो देखिए, कोई भी संख्या जो है किसी दूसरी संख्या बी को अगर पूरी तरह से विभाजित कर दे रहा है तो संख्या जो बी है, ठीक है, ए का गुणनखंड होगा। अब देखिए, इसको हम लिखते हैं, पहले परिभाषा लिख देते हैं, इसके बाद अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे। कि जैसे कि मान लीजिए कि संख्या है आपका 12 है, ठीक है। और अगर 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 2 से अगर डिवाइड करिएगा तो पूरी तरह से अगर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अगर इसका शेषफल 0 बचता है तो इसका कहने का मतलब कि 2 जो है 12 का गुणनखंड है। क्लियर है। उसी तरह से अगर 3 से आप डिवाइड करते हैं तो 3 जो है 12 को पूरी तरह क्या करेगा, विभाजित कर देगा। इसका मतलब 3 जो है 12 का गुणनखंड होगा। इसके बाद 4 जो है गुणनखंड होगा, 4 से भी डिवाइड करिएगा 12 को तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसके बाद 12 भी जो होगा क्या होगा, ये गुणनखंड होगा। आया बात समझ में। अब देखिए, इसको हम मिटाते हैं। इसका पहले डिफिनीशन हम लिखते हैं कि डिफिनीशन क्या होता है। गुणनखंड का डिफिनीशन लिखिएगा कि यदि कोई संख्या बी, यदि, ठीक है, यदि कोई संख्या बी, यदि कोई संख्या बी संख्या ए को पूरी तरह, ठीक है, पूरी तरह विभाजित कर दे, तो संख्या बी ए का क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैंने लिखा है कि यदि कोई संख्या बी जो है संख्या ए को पूरी तरह से विभाजित कर दे। पूरी तरह से विभाजित करने का मतलब कि अगर आप भाग देते हैं उस संख्या में तो शेषफल क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। विभाजित कर दे तो संख्या बी जो है ए का गुणनखंड होगा, संख्या ए का गुणनखंड होगा। ठीक है ना। अब जैसे देखिए कि 12 है, 12 को आप 2 से डिवाइड करिएगा तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 3 से भी डिवाइड करिएगा तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, यानी कि शेषफल आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा। 4 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 12 से विभाजित करते हैं तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका गुणनखंड हो जाएगा, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा एग्जाम्पल में। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर 4 को आप 2 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 3 4 12, और इसका 2 और 4 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा है कि 16 बराबर अगर 2 के पावर m है तो m का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से ही बना रहे हैं। जैसे 16 को आप फ्रैक्शन करिएगा, ठीक है, तो 2 मर्त में काटिएगा तो 8 दूनी 16, फिर 2 मर्त में कटेगा 4 दूनी 8, और फिर 4 को आप क्या लिखिएगा, 2 इंटू 2 लिखिएगा। तो आप लिख सकते हैं कि 16 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना। तो 16 को आप क्या लिखिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, डेट मीन्स कितना, 2 के पावर कितना, 1 2 3 4 लिखिएगा। ठीक है, और ये बराबर है किसके, 2 के पावर m के। 2 के पावर m के अगर बराबर है, और आपको पता होना चाहिए कि अगर बेस आपका बराबर है, 2 बराबर है, तो पावर भी क्या होता है, ये बराबर होता है। तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका, m बराबर हो जाएगा बाबू आपका 4 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है। एक बार फिर से हम क्लियर कर रहे हैं। 16 को आप फ्रैक्शन करिएगा तो 2 मर्थ में कटेगा तो 8 दूनी 16 होता है, फिर 2 से करिएगा तो 4, और 4 को 2 इंटू 2 लिखिएगा, यानी 16 बराबर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा। और 2 के पावर 4 को ये वैल्यू दिया कितना, 2 के पावर m लिखा है, तो यहाँ पे अगर बेस बराबर है तो पावर क्या होगा, ये इक्वल होगा। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, ये m का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए इस क्वेश्चन को भी देखिए उसी तरीके से बनाते हैं। इसके बाद हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि थ्योरी का क्लास लेने के बाद आपको प्रश्नावली, जो 4 प्रश्नावली है 1 से लेकर 4 तक, सारे प्रश्नावली का एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो थ्योरी बता रहे हैं और क्वेश्चंस बता रहे हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस जो है बोर्ड का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, चूंकि कंसेप्ट आपके पास रहेगा तो आप अच्छे तरीके से सही क्वेश्चंस को बनाइएगा। आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 108 जो है ये बराबर है 2 के पावर m इंटू 3 के पावर n के, है ना। तो 108 का आप क्या कीजिएगा, फ्रैक्शन करिएगा। देखिए तो कितना से कटेगा, आप कहिएगा कि सर 108 को आप 2 से कटाइए, है ना। तो 108 को आप 2 से कटाइएगा तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 54 2 से कटेगा, 2 से कटाइएगा तो कितना, 2 दूनी के 4 और 7 दूनी 14, ये समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से कटेगा तो 9 तिया 27 और फिर 9 को लिखिएगा 3 इंटू 3, यानी 108 को आप लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, है ना। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। ये फ्रैक्शन आप लोगों को करना आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। 2 से काटने के लिए देखिए कि आपका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। यूनिट डिजिट अगर सम है तो वो संख्या क्या होगा, 2 से कटेगा। और मैंने बताया ना कि सम संख्या कैसे पहचानते हैं, इवन नंबर। तो 2 से काटिएगा तो 54 मर्च में कट जाएगा, फिर 2 से कटाइएगा तो 27, 27 को क्या लिखेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखिएगा। तो आप 108 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। डेट मीन्स आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2। 2 कितना बार है यहाँ पे, 2 जो है आपका 2 बार है। और 3 कितना बार है, 3 आपका 3 बार है। और ये बराबर आपका क्वेश्चन में लिखा था कि 2 के पावर m, यहाँ पे कर लीजिए 2 के पावर m और इंटू 3 के पावर n के बराबर है। क्लियर। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करिएगा तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, यानी m का वैल्यू 2 हो जाएगा और n का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि m का वैल्यू 2 हो जाएगा और n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि बाबू ये बताइए कि m का वैल्यू कितना होगा और n का वैल्यू कितना होगा, तो आप यहाँ से कर पाइएगा, ठीक ना। आप कहिएगा कि m का वैल्यू 2 आया और n का वैल्यू कितना आया, 3 आया। लेकिन क्वेश्चन में यही पूछ रहा था m का वैल्यू और n का वैल्यू। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इस तरह से भी क्वेश्चन दिया कि m प्लस n का वैल्यू क्या होगा, या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि 2m माइनस n का वैल्यू क्या होगा, या फिर ये भी देख सकता है कि कह सकता है कि 3m माइनस 4n का वैल्यू कितना होगा, या फिर m माइनस n का वैल्यू कितना होगा। कुछ भी आपसे पूछ सकता है। जब आपको यही पता चल गया कि m का और n का वैल्यू कितना होगा, तो आज जो भी आपसे पूछे m प्लस n पूछ रहा है तो m के जगह पे 2 रख दीजिए, n के जगह पे कितना रख दीजिए, 3 रख दीजिए। तो 2 प्लस 3 करिएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2m माइनस n करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 और माइनस n का वैल्यू कितना, 3। तो दूधनी के 4 माइनस 3 यानी कि 1 हो जाएगा आंसर, है ना। तो जो भी पूछिए आप बना पाइएगा। तो सबसे जो वेस्ट मेथड था ये फ्रैक्शन से आप बना पाइएगा। आते हैं इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखिएगा ऑब्जेक्टिव में, तो इस तरह से भी पूछा है कि 64 के गुणनखंडों में 2 का घातांक कितना होगा। अब देखिए घातांक कहने का मतलब कि अगर हमने लिखा कि 108 बराबर अगर 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 लिखा मैंने, तो घातांक क्या है, यानी घात क्या है, 2 का घात पूछेगा तो 2 और 3 का घात पूछेगा तो कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, है ना। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 64 के गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा है। तो पहले 64 का आप फ्रैक्शन करिए, ठीक है। 2 मर्च में काटिएगा तो यहाँ पे होगा 32, फिर 2 से काटिएगा तो 16, फिर 2 से काटिएगा तो 8, फिर 2 से काटिएगा तो 4 और 4 को फिर 2 से काटिएगा तो 2 इंटू 2, है ना। तो 2 के पावर 64 को आप क्या लिखिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। कितना बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 64 को मैंने लिखा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि कैसे हम फ्रैक्शन कर रहे हैं। 64 को आप 2 से काटिएगा तो 32 आएगा, फिर 2 से काटिएगा तो 16, यहाँ पे फिर 2 से काटिएगा तो 8, फिर 2 से करिएगा तो 4 और 4 को 2 इंटू 2 लिखिएगा, है ना। तो यहाँ पे आप 64 बराबर लिख सकते हैं 2 के पावर कितना, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 बार है 2, तो 2 के पावर 6 लिखेंगे। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 का घातांक कितना है, यानी कि 2 का पावर कितना है बाबू, तो आप कहिए कि सर 2 का पावर कितना है, 6 है। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है कि 144 के गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, 3 का घातांक कितना होगा और 5 का घातांक कितना होगा। सेम यही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका जो है बाबू, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। सबको समझ में आ रहा है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट्स करिएगा, फिर से हम समझाने का कोशिश करेंगे।
और अगर समझ में आ रहा है तो एक बार यस लिखिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर होते जा रही है। और हम आपको बार बार कह रहे हैं, गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगर जितना पढ़ा रहे हैं अगर उतना कर लीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वो तो आपसे बन ही जाएगा। ठीक है, पर्सनॉलिटी जो पूछेगा सेम टू सेम वही पैटर्न रहेगा। और ये जो थ्योरी बता रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए 144 को हम क्या करेंगे बाबू, 144 को हम गुणनखंड करेंगे, है ना। तो गुणनखंड करिएगा तो पहले 2 से आप कटाइएगा तो कहिएगा कि सर 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 यानी कि 72 इंटू 2 करिएगा तो 144 हो जाएगा। फिर 2 से कटाइएगा तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, है ना। फिर 2 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 मर्द में कट जाएगा। फिर 2 से काटिएगा तो 9 मर्द में, और 9 को 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 3 इंटू 3, 3 से काटिएगा तो 3 यानी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप कहिए कि सर हम 144 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 4 बार आया है, ठीक है। 2 4 बार आया है और 3 कितना बार आया है बाबू, 3 आपका आया है 2 बार आया है ना। तो आप कहिए कि सर 2 के पावर 4 लिख दीजिए और 3 के पावर कितना लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। मैंने 144 को लिख दिया 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2। अब क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि 2 का घातांक कितना होगा, तो बाबू कहिए कि सर 2 के घातांक यानी 2 का पावर कितना है, तो आप कहिए कि सर 4 है। क्लियर। अब कह रहा है कि 3 का घातांक कितना है, यानी 3 का पावर कितना है, तो यहाँ पे 3 का आपका पावर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। और इसके बाद कह रहा है कि 5 का घातांक कितना है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि 5 का घातांक बाबू कितना होना चाहिए। ठीक है, 5 का घातांक कितना होना चाहिए। तो 5 तो है नहीं बाबू, तो ये चीज होना चाहिए कि अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 की पावर 0 लिखेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन, सबको पता है जब आप 7th क्लास में थे, ठीक है, तो आपने ये चीज पढ़ा था कि x के पावर 0 कितना होता है, तो आप कहिएगा बाबू सर x के पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। या किसी भी संख्या के पावर 0 यानी 5 के पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। 2 के पावर 0 कितना होगा बाबू, 1 होगा। तो यहाँ पे 5 नहीं था तो 5 के पावर 0 हमने लिख दिया, क्योंकि 5 के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और आप किसी संख्या में अगर 1 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बाबू मेरे कोई फर्क पड़ेगा आपको, कहिएगा नहीं सर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x के पावर 0 क्या होता है, x के पावर 0 बाबू होता है 1 होता है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दे कि 5 का घातांक कितना होगा, तो आप कहिए कि सर 5 का घातांक 0 होगा। अगर आपसे हम पूछ दे कि 7 का घातांक कितना होगा, तो आप कहिएगा कि 0 होगा। 11 का घातांक कितना होगा 144 में, तो 11 का भी घातांक कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, चीज समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है बाबू, यस या नो जल्दी से आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। आपका जो है आवाज गुणनखंड, ठीक है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया, इस चीज को समझिए कि गुणनखंड क्या होता है। अगर आपको गुणनखंड समझ में आ गया है, मैंने बताया कि यदि कोई संख्या बी संख्या ए को पूरी तरह से विभाजित कर दे रहा है तो वह उस संख्या का गुणनखंड होगा। यानी कि 4 को 2 जो है पूरी तरह से अगर विभाजित कर दे रहा है तो 2 जो है 4 का क्या होगा, गुणनखंड होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो आपका टॉपिक है ये है अभाज्य गुणनखंड, किसी संख्या का ऐसा गुणनखंड, ठीक है। हमें तो पता है कि मान लीजिए कि आपका 4 है या फिर मान के चलिए कि 6 है, तो 6 का गुणनखंड क्या क्या होगा बाबू, तो मैंने बताया कि बाबू 6 का गुणनखंड आपका 2 होगा और आपका 3 होगा, ठीक है। 2 होगा और 3 होगा, ठीक ना। या फिर अगर आपका 12 है तो 12 का गुणनखंड कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं 12 को 2 गुणनखंड होगा। इसके बाद कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। इसके बाद 4 भी होगा और इसके बाद 12 भी होगा, है ना। ये चारों जो है 12 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा, 2 भी कर देगा, 3 भी कर देगा, 4 भी कर देगा और 12 भी कर देगा। यानी 12 का गुणनखंड ये सब हो सकता है। लेकिन अगर 12 को आप फ्रैक्शन के रूप में ऐसे लिखते हैं बाबू, ठीक है, ठीक है, तो 12 को आप क्या लिख लीजिएगा, 2 इंटू 3, ठीक है। दैट मीन्स 2 के पावर 2 इंटू 3 लिखिएगा, है ना। तो हमारे कहने का मतलब किसी संख्या का ऐसा गुणनखंड, ठीक है, किसी भी संख्या का ऐसा गुणनखंड, जैसे मैंने एक फिर से बताते हैं कि 12 का अगर गुणनखंड आप लिख रहे हैं कि 2 होगा और 4 होगा, ठीक है, और 3 होगा और ये 12 होगा, ठीक है। ऐसा गुणनखंड जो खुद अभाज्य संख्या हो उसको उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है।
तो आपका जो है यहाँ पे क्या 4 आपका अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं है अभाज्य संख्या। 12 आपका अभाज्य संख्या है? बिल्कुल अभाज्य संख्या नहीं है। भाज्य और अभाज्य के बारे में आपको पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था, सबको याद होना चाहिए कि भाज्य संख्या किसको बोलते हैं और अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नेचुरल नंबर, ऐसा प्राकृतिक संख्या जो वन और खुद के अलावा अगर किसी और संख्या से विभाजित होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। पूरा कंसेप्ट को क्लियर रखिए। तो आपको हमको ये बताइए कि 4 की अगर हम बात करेंगे तो 4 को मैंने बोला था क्या? भाज्य संख्या। चूंकि 4 वन से और खुद से यानी कि खुद 4 से के अलावा किसी अन्य संख्या यानी 2 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए 4 जो है भाज्य संख्या है। ठीक है, 12 भी भाज्य संख्या है, लेकिन 2 और 3 जो है ये अभाज्य संख्या है। तो 12 की अगर सिर्फ पूछेगा कि गुणनखंड कितना होगा तो ये चारों गुणनखंड होगा। ठीक है, जो 12 को डिवाइड कर दे पूरी तरह से। लेकिन अभाज्य गुणनखंड की बात करेगा तो किसी संख्या का ऐसा गुणनखंड जो खुद अभाज्य है उसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे। यानी कि सिर्फ 12 का अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करेगा तो 2 और 3 लिखेंगे। अब तो हमें लगता है कि आप लोगों को पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, है ना? तो मैं इसका डिफिनेशन लिख दे रहे हैं कि ठीक है, किसी संख्या का किसी संख्या का वैसा गुणनखंड। ठीक है, मैंने ये चीज इसलिए लिख रहा है कि किसी संख्या का वैसा गुणनखंड, क्योंकि कोई भी संख्या का गुणनखंड क्या है ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि गुणनखंड क्या है। किसी संख्या का गुणनखंड वही होगा जो उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देगा, यानी कि भाग देने पर शेषफल 0 होगा। तो किसी संख्या का वैसा गुणनखंड जो खुद या फिर जो स्वयं अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या हो, वह उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, जैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड की बात करिएगा तो 2 और 3 होगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन है यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं, फिर आप लोग से मिल लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।